नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक बार फिर से जंतर मंतर की राह पकड़ी और अपने उसी पुराने रूप में दिखाई पड़े जिसमें उन्हें एक आंदोलनकारी की पहचान दी थी और जिसके सहारे वे दिल्ली की सत्ता तक जा पहुंचे थे। कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आयोजित आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की कश्मीर नीति पूरी तरह से असफल साबित हुई है। केंद्र ने कहा था कि अनुच्छेद 370 और 35A के विवादित प्रावधानों की समाप्ति के बाद कश्मीर में शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्र की कश्मीर नीति पर यह बड़ा हमला है। ध्यान देने की बात है कि कश्मीर मामलों पर अन्य विपक्षी दल केवल ट्वीट और मीडिया में कुछ बयानबाजी करने तक सीमित रह गए। अब तक किसी दल ने सड़कों की राह पकड़कर इस मुद्दे पर केंद्र को कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में पहल करते हुए सड़कों पर उतरकर पंडितों के पलायन पर केंद्र से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि उसके पास कश्मीर समस्या को सुलझाने और कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने का क्या प्लान है। अब एक्शन चाहिए हम लोगों को। अब कश्मीर एक्शन मांगता है, भारत एक्शन मांगता है, हिंदुस्तानी एक्शन मांगते हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मीटिंग। योजना क्या है तुम्हारे पास, प्लान क्या है तुम्हारे पास, प्लान बताओ देश को। एक्शन कब करोगे? कल भी मैं देख रहा था, कह रहे थे उच्च स्तरीय मीटिंग, 3 घंटे चली मीटिंग। अरे मीटिंग बहुत हो गई तुम्हारी, कुछ एक्शन करके दिखाओ यार। जमीन के ऊपर लोग मर रहे हैं, जमीन के ऊपर। कई सारे हमारे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी हिंदू भाई बहन शहीद हो गए। मेरे पास सबके नाम तो नहीं है, लेकिन कुछ एक आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 5 अक्टूबर को माखनलाल बिंद्रू जी, उनका कत्ल कर दिया गया। बिंद्रू जी बहुत ही साहसी आदमी थे, बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे। 1990 का दौर जब आया था, उस वक्त भी माखनलाल जी कश्मीर छोड़ के नहीं गए। इतनी हिम्मत वाले आदमी थे, कश्मीर में बसे रहे। बोले ये मेरी धरती है, ये मेरी जन्मभूमि है। वो बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे वहां पे। कश्मीर में एक इकबाल पार्क चौक है, वहां पे श्रीनगर में इकबाल पार्क चौक है, वहां पे वो अपना बिंद्रू मेडिकल स्टोर चलाते थे। बेहद लोकप्रिय थे। किसी को कोई सुख दुख हो, सबके सुख दुख में काम आते थे, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो। देश के किसी भी कोने में हम बैठे हैं, दर्द हमको भी होता है। भाइयों बहनों, आज कश्मीर चल रहा है, आज हमारा कश्मीर चल रहा है। कश्मीर में गोलियां चल रही हैं और हम हिंदुस्तानियों का, तमाम हिंदुस्तानियों का दिल अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को अपनी घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है, बहुत घटिया राजनीति का अड्डा बना दिया है। हमेशा कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे, विपक्ष में थे तो कश्मीर कश्मीर की रट लगाते रहे और कहते रहे कि हम सत्ता में आए तो कश्मीर को शांत कर देंगे, हम सरकार में आए तो कश्मीर को वापस स्वर्ण बना देंगे। लेकिन हुआ क्या? 8 साल से सरकार में है, कश्मीर को शांत करना तो दूर, वापस वहां पे 30 साल पहले हालात में भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा दिया है। कश्मीर की समस्याओं को दूर करना तो दूर, जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार में आई 8 साल पहले, तो 8 साल में इन्होंने यहाँ क्या किया? सत्ता में आके क्या खेल खेला? कश्मीर के नाम पर वहां की विधानसभा भंग कर। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। बड़ी बात यह है कि कश्मीर के मसले पर अभी तक वाकई में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो सिर्फ ट्वीट तक ही सीमित हैं या फिर मीडिया के साथ वो बयानबाजी कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन की राह पकड़ ली है।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बड़े-बड़े वादे किए गए थे कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के अंदर शांति बहाल की जाएगी, धारा 370 लेके आए, उसके अंदर भी कहीं न कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए कहीं न कहीं रास्ते निकालने की बात की गई थी। लगातार ये कहा गया था केंद्र सरकार के द्वारा कि केंद्र सरकार जो है, वो कश्मीरी लोगों के लिए और कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी बेहतर काम करती हुई नज़र आती है। मगर यहाँ पर बात करें सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो या फिर कांग्रेस की रही हो, किसी ने भी कश्मीरी के लोगों के लिए नहीं सोचते हुए नजर आया। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से ही जनता के दिलों तक पहुंचे थे, मगर वही माध्यम जो है वो दोबारा से पकड़ा गया है। और दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहुंच बनाने के लिए या फिर कहे जनता को उस रास्ते पे लेके आने के लिए ये केंद्र सरकार को भी चुनौती दे दी कि केंद्र सरकार एक्शन करे। अब 8 साल पुराने जो वादे हैं वो नहीं चल पाएंगे, यानी कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए पलायन किया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा, कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर को छोड़ के बिल्कुल बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को भी घेरा जा रहा है, मगर केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन नहीं है। यानी कश्मीरी पंडितों के लिए या फिर कश्मीरी लोगों के लिए कोई भी ऐसी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है जिससे कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट कहा कि हम एक्शन चाहते हैं, अगर एक्शन नहीं कर सकते हैं तो फिर जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए, जनता अपने आप वो एक्शन करने के लिए तैयार है। मगर यहाँ पर कश्मीर के लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश की और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कह दिया गया अरविंद केजरीवाल ने कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को और पाकिस्तान को दोनों को चुनौती दी गई है। जी राजीव, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, अमित शाह ने जो 3 घंटे मैराथन बैठक की कश्मीर के मसले पर, उसके बाद ये निकल कर आया था कि हम कश्मीरी पंडित जो वहां पर पोस्टिंग है जिनकी, उनका ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह की कवायद की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन लगता है कि केजरीवाल शायद विरोध करने के लिए ही सिर्फ विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक चीज समझनी होगी यहाँ पर, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बैठकें की, बैठक को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने खुले मन से ये कहा गया था कि केंद्र सरकार बैठकें कर रही है, मगर बैठकों से कोई भी नतीजा नहीं निकलते नजर आ रहा है। सरकारी नौकरियों की बात करें, जिस तरीके से जो कह सकते कर्मचारी जो है उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, मगर उस ट्रांसफर से कोई बड़ा बदलाव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार को एक्शन करना होगा, अगर एक्शन नहीं करा तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडित जो है वो कहीं ना कहीं दुविधा में फंसते हुए नजर आएंगे और उनकी जो जान बचाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बैठकें की जाती हैं, बैठकों के बाद ये कहा जाता है कि अगर अब की बार ये होगा तो हम वो कर देंगे और वो होगा तो हम ये कर देंगे, मगर ये तमाम जो वादे हैं वो कश्मीरी पंडितों के कहीं ना कहीं गले से नहीं उतरते नजर आ रहे हैं। और कश्मीरी पंडित भी यही चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मगर सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से किए गए हो पहले या फिर कहे भाजपा की तरफ से किए गए हो, मगर अभी तक वहां के स्थानीय लोग जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए हैं। जी बिल्कुल, स्थानीय लोग तो वहां के संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि अब केजरीवाल आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। प्लान क्या है केजरीवाल का? क्या 2024 की पिच अभी से तैयार कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल 2024 के जो प्लान है उसके अंदर चल पड़े हैं। और इसी को लेकर जिस तरीके से कल जंतर मंतर के माध्यम से लगातार ये कहा गया था कि हम दोबारा से सिर्फ जनता सड़कों पर आ चुके हैं और सड़कों पर आने का कारण भी यही बताया गया कि केंद्र सरकार एक्शन नहीं कर रही है, यानी कश्मीरी लोगों के लिए बचाव के लिए बड़े बड़े घोषणाएं की जा रही है, सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, बैठकें की जा रही है, उन बैठकों का और उन वादों का कोई भी नतीजा नहीं निकलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन होकर कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर को छोड़कर जाने को तैयार हो चुके हैं। मगर यहाँ पर जिनकी जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार की बिल्कुल जिम्मेवारी बनती है, चाहे किसी भी राज्य के अंदर कोई भी घटना घटे उनकी सुरक्षा जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में होती है, राज्य सरकारों के हाथ में होती है। मगर यहाँ पर कोई भी सुरक्षा के नाम पर बड़े सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, ट्विटर पे आकर या फिर मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े घोषणाएं की जाती है कि हमने बैठक की है, 4 घंटे की बैठक की है, 5 घंटे की बैठक की है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों की बात करें या फिर कश्मीरी लोगों की बात करें उनको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वो पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुले मन से आकर सड़क पर आकर ये कहा है कि हम एक्शन चाहते हैं, केंद्र सरकार एक्शन करे, नहीं तो वो एक्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे और इसके लिए प्रदर्शन भी करने पड़ेंगे। और हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कश्मीर को लेकर और बड़े प्रदर्शन देखने को मिल भी सकते हैं। जी
स्वीकार्यता की अगर हम बात करें राजीव, तो दिल्ली में नजर आती है अरविंद केजरीवाल की स्वीकार्यता। पंजाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीर ये थी कि बीजेपी यहाँ थी ही नहीं, बीजेपी मजबूत थी ही नहीं पंजाब में, और इसका फायदा आम आदमी पार्टी ले गई। लेकिन पूरे देश में क्या अभी आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता दिखाई दे रही है? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार बढ़ रहे हैं? क्या लोगों को अब आम आदमी पार्टी की नीतियां पसंद आने लगी हैं? देखिए, एक चीज यहाँ पे समझनी होगी का अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें यानी आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में जब आई थी 2014 के अंदर तो इतना बड़ा वजूद नहीं था, मगर उन्होंने कोशिश जरूर की थी। और इसके लिए वो पहले भी पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया है, वो भी कहीं ना कहीं वो जीत नहीं पाए थे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा की, तो भाजपा पंजाब के अंदर बिल्कुल नहीं थी और कांग्रेस का ही दबदबा था। मगर कांग्रेस को जो उनका वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने हासिल किया और वो कहीं ना कहीं अपना वजूद बढ़ाने के लिए कोशिश भी की गई। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर जीत हुई है, तो और लगातार पूरे देश के अंदर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या फिर उनके अंदर जो भरने की संख्या है वो लगातार जारी है। तो इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं आप अरविंद केजरीवाल को या फिर कहें आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनकी जो पार्टी है वो अब नेशनल लेवल पे आ चुकी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जगह जो थी वो कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी हासिल कर चुकी है। मगर यहाँ पर बात करें एक्शन की, कश्मीरी पंडितों के लिए या फिर कहें और राज्यों के लिए कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होती है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बयानबाजी की और लगातार कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश की और यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश की, तो उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जनता तक पहुंचने का एक माध्यम बनाया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक्शन बिल्कुल चाहिए, ताकि वो कश्मीरी पंडितों के लिए हो या फिर किसी और सरकार के या फिर कहीं और राज्यों के लिए हो। मगर यहाँ पर केंद्र सरकार को कुछ बड़े एक्शन लेने होंगे ताकि कश्मीर के अंदर जो भी घटना घट रही है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण कर सके। बैठकों से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, यही चीज कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि बैठक जो की जा रही है उससे कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब राजधानी लखनऊ की खबर का रुख कर लेते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सदन सोमवार को आहूत किया जा रहा है। विधानसभा मंडल में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान परिषद के सभापति, उनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी और मंत्री हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का भी गौरवशाली अतीत रहा है। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत की उपलब्धियों का पुनरावलोकन करने के साथ ही अगले 25 वर्षों के लिए कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों का मार्गदर्शन करेंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सदन सोमवार को आहूत किया जा रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले राजधानी लखनऊ की खबर से हमने आपको रूबरू करवाया। अब इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। राष्ट्रपति आज दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करने वाले हैं, कितने बजे का ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर दौरे के बाद अब देर शाम या कह सकते हैं देर रात राजधानी लखनऊ पहुंचे रविवार को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पर्यावरण के दिवस पर उनका भी कल जन्मदिन पड़ता है। और राजभवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केक काट के जन्मदिन मनाया। और वहीं आज सुबह 11 बजे विधानमंडल में ये संयुक्त बैठक होने जा रही है। उस बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को आज एक साथ संबोधित करने का काम करेंगे।
आजादी के अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है। देश के आजादी के 75वें साल में ये सब मनाया जा रहा है और इसके अमृत महोत्सव के तहत आज दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करने का काम करेंगे और लगभग 11 बजे का ये कार्यक्रम है और जहां पर इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और साथ ही साथ सभापति मानवेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद रहेंगे और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, वो उत्तर प्रदेश की विधायकी सीट के संसद के कह सकते हैं कि अभिन्न अंग भी है। उसको देखते हुए देश के 75वें वर्ष मनाए जाने के अमृत महोत्सव मनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही सदनों को संबोधित करने का काम करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर आह्वान किया था कि 25 सालों की जो कार्य योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको बनाने का काम किया था और इसी को लेकर कार्य योजना के लिए दोनों सदनों को मार्गदर्शन के रूप में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काम करेंगे। और ये पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करने का युग है, राष्ट्रपति संबोधित करने का काम करेंगे। और 8 जनवरी 2013 में भी जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे तो उन्होंने दोनों सदनों को संबोधित करने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज विधानमंडल में संयुक्त सदनों को संबोधित करने का काम करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जितेंद्र, जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को संबोधित करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या प्रभाव पड़ता है इन कार्यक्रमों से? देखिए, शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और संसद के अभिन्न अंग भी है और कहीं न कहीं दोनों सदनों को संबोधित करने का एक साफ मकसद कहा जा सकता है कि पहली बात तो प्रधानमंत्री की जो 25 सालों की कार्य योजना है उस कार्य योजना को बताने का काम करेंगे और साथ ही दोनों प्रतिपक्ष और सत्ताधारी पार्टी को कहीं न कहीं संबोधित करने का एक साफ पैना है कि दोनों तालमेल बैठाकर काम करें। और सरकार में क्योंकि कहा जा सकता है कि अगर विपक्ष मजबूत ना हो तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी भी लापरवाह हो जाती है। तो उसी को देखते हुए भी विपक्ष को भी और सत्ताधारी पार्टी को भी काम करने का, दोनों संयुक्त रूप से काम करें, ऐसा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संबोधन में और किस तरह से काम करना चाहेंगे उस पर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को नेता प्रतिपक्ष और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार में सत्ताधारी पार्टी के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से है, वो कहीं ना कहीं दोनों सदनों को संबोधित करने का काम करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जितेंद्र? देखिए, लगातार उस पर कार्यक्रम किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। अमृत योजना से लेकर तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही है वो सब उत्तर प्रदेश में आजादी के में भी किया जा रहा है। और ये उत्तर प्रदेश में ही देश के अलग अलग जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ महोत्सव के रूप में काम किया जा रहा है। तो अन्य अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं और उस योजनाओं के आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में ही काम करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, राष्ट्रपति सुबह 11 बजे ये संबोधन करेंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कितने बजे पहुंचने वाले हैं? इसके अलावा जब इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा और ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है राष्ट्रपति के? देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि दोनों सदनों को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजभवन में ठहरे, राजभवन में वो लंच करेंगे और लंच के बाद ही कार्यक्रम जो उनके आगे के होंगे वो बताए जाएंगे। फिलहाल सबसे पहला जो बड़ा काम कहा जा सकता है विधानमंडल के जो सदस्य है दोनों ही सदनों को संबोधित करने का काम करेंगे और नेता प्रतिपक्ष यानी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष मैत्री पार्टी दोनों को सदनों को, चाहे विधान परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, दोनों सदनों को संबोधित करने का काम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माना जा रहा है कि देर शाम मथुरा पहुंचेंगे, जहां पर बांके बिहारी के दर्शन भी वो करेंगे। शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब राजधानी चंडीगढ़ की खबर का रुख करते हैं। पंजाब में बिजली चोरी की शिकायतों के विरुद्ध सख्ती से निपटते हुए PSPCL की टीमों की तरफ से मोहाली सर्कल के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर बिजली चोरी और अनाधिकृत प्रयोग के दोषियों को 92 उपभोक्ताओं पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज्य के जो बिजली मंत्री हैं हरभजन सिंह, उन्होंने बताया कि PSPCL की टीमों ने जीरकपुर और बनूड़ सब डिवीजनों के अधीन आते कंडाला, नारायणगढ़,
ढकोली, थुआ आदि समेत अलग अलग गांवों में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि अलग अलग टीमों की तरफ से बिजली चोरी के 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि समूची कवायद के दौरान बिजली के अनाधिकृत प्रयोग के 4 केस भी सामने आए और उल्लंघन करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं को 16 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि मोहाली डिवीजन के गांव झामपुर और सेक्टर 123 में भी चेकिंग अभियान चलाया गया और बिजली चोरी और अनाधिकृत प्रयोग के 29 केस दर्ज किए गए और साथ ही 21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ बिजली के मीटर संदिग्ध पाए गए हैं और इन टीमों ने उनको मौके पर ही सील कर दिया है और आगामी जरूरी जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। तो पंजाब में बिजली की चोरी की शिकायतों के विरुद्ध सख्ती से निपटते हुए पीएसपीसीएल की टीमों की तरफ से मोहाली सर्कल के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर बिजली चोरी और अनाधिकृत प्रयोग के दोष के तहत 92 उपभोक्ताओं पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने रविवार को बताया कि पीएसपीसीएल की टीमों ने जीरकपुर और बनूड सब डिवीजनों के अधीन आते कंडाला, नारायणगढ़, ढकोली, थुआ समेत अलग अलग गांवों में छापेमारी की। उन्होंने बताया कि अलग अलग टीमों की तरफ से बिजली चोरी के 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि समूची कवायद के दौरान बिजली के अनाधिकृत प्रयोग के 4 केस भी सामने आए और उल्लंघन करने वाले ऐसे उपभोक्ताओं को 16 लाख रुपए का जुर्माना किया गया। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि मोहाली डिवीजन के गांव झामपुर और सेक्टर 123 में भी चेकिंग अभियान चलाया गया और बिजली चोरी और अनाधिकृत प्रयोग के 29 केस दर्ज किए गए। साथ ही 21 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ बिजली के मीटर संदिग्ध पाए गए हैं और इन टीमों ने उनको मौके पर सील कर दिया है और आगामी जरूरी जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाएंगे हम आप तक। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले राजधानी चंडीगढ़ की खबर से हमने आपको रूबरू करवाया था। पंजाब में बिजली चोरी को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। बिजली चोरी को लेकर पंजाब सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। जी पल्लवी, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों में ही अगर हम कहें 10 जून से बॉर्डर्स में बिजाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें 14 और 16 से बाकी पूरे पंजाब में अलग अलग हिस्सों में बिजाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए लगातार कोशिश की जा रही है कि जहां जहां बिजली की लॉस हो रहा है, चाहे वो बिजली चोरी हो, चाहे बिजली की तारें टूटी, उसको लेकर पंजाब सरकार एक्टिवली वर्क कर रही है। और इसी सर्कल में अगर हम कहें कि एक बड़ी छापेमारी कर जो भी बिजली चोरी कर रहा था उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। 92 उपभोक्ताओं के बाद अगर हम कहें कि कल मोहाली सर्कल में छापेमारी की गई, जिसमें 92 लोगों को बिजली चोरी करते पाया गया, जिनके ऊपर लगभग 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, बाकायदा अगर हम कहें कि एक्टिवली पंजाब सरकार अब सर्च कर रही है कि कौन बिजली चोरी कर रहा है, चाहे रिहायशी इलाकों में, चाहे ग्रामीण इलाकों में, उन सभी जगहों पे लगातार छापेमारी की जा रही है, जांच की जा रही है कि क्या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं बिजली चोरी कर रहा, किसी घर में तो नहीं कोई कुंडी कनेक्शन लगा। उन सब चीजों की जांच करके कोशिश की जा रही है और जहां जहां पे भी बिजली चोरी के सिनेरियो सामने आ रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि 90 करीब उपभोक्ताओं पे 60 लाख के करीब का जुर्माना लगा है। तो सीधे तौर पे बड़े कड़े कदम उठाए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ बात करें तो 4 केस ऐसे भी है जिनके ऊपर 16 लाख रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। तो देख सकते हैं कि कहीं पूरे पंजाब में अगर हम कहें कि एक मुहिम शुरू की गई है कि बिजली को जितना हो सके उतने सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए, जितनी चोरी रोकी जा सके उतनी चोरी रोकी जाए, और जहां जहां अगर हम कहें कि किसानों के लिए बिजली पर्याप्त मात्रा में रहे उसके लिए हर समय कोशिश की जा रही है। तो इसी चीज को लेकर हम कहेंगे कि जो कल का ये कदम उठाया गया है, क्योंकि ये कोई स्टार्ट हुई है, अभी हम ये कहेंगे कि खत्म होगी, मतलब ये लगातार स्टेप चलते रहेंगे। और इसी इनिशिएटिव से अगर हम कहें कि जैसे जैसे कुंडी कनेक्शन या फिर उनके बिजली चोरी के मामले सामने आते रहेंगे उतनी ज्यादा बिजली का जो लॉस है, क्योंकि ये लोग वो है जो बिजली चोरी करते हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इन लोग कुछ गिने चुने लोगों की चोरी के चलते बाकी सभी आसपास के लोगों को बिजली का पावर कट झेलना पड़ता है, बिजली का लॉस झेलना पड़ता है। इसलिए बहुत एक अच्छा कदम इसी तौर पर कह सकते हैं पंजाब सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है।
अमित, बताया जा रहा है कि मौके पर जाकर कई मीटर भी सील किए गए हैं और आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि ऐसे कौन से इलाके हैं पंजाब के जहां से सबसे ज्यादा बिजली चोरी की खबरें आ रही थी। मतलब अभी जैसे अगर हम बात करें कि ये सिर्फ मोहाली सर्कल में कदम उठाया गया है या फिर हम कहें कि मोहाली सर्कल से शुरुआत की गई है। अगर हम बता दें मोहाली के 123 सेक्टर में चेकिंग की जहां पे 29 केस दर्ज किए गए और वहां बोले कि 21.44 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो देखिए कि जिन जिन के ऊपर जुर्माना लगाया गया उनके कायदा मीटर सील किए गए हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं मीटर से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मीटर से कोई टैंपरिंग की थी, जिससे मीटर, अगर हम कहते हैं कि बिजली जितनी यूज हो रही है उतना नहीं रीडिंग दिखा रहा था। तो दूसरी तरफ ये भी था कि लोगों ने कुंडी कनेक्शन का इस्तेमाल किया गया। तो जहां पे कुंडी कनेक्शन है वहां पे तो आपका सीधा मामला दर्ज किया गया और जहां पर अगर हम कहें कि मीटर से टैंपरिंग है वहां पे पहले मीटर सील किए गए ताकि आगे ये छानबीन की जाए कि आखिर मीटर में छेड़छाड़ कैसे की गई। क्योंकि एक बड़ा सवाल रहता है कि मीटर से छेड़छाड़ कैसे की गई, क्योंकि मीटर अगर हम देखें आमतौर पर सील्ड होते हैं और उनसे किसी तरह की छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है। तो क्या जो मीटर रीडिंग लेने आते हैं उनका कहीं ना कहीं हाथ तो नहीं है इसमें? क्योंकि पंजाब सरकार इससे पहले भी एक कार्रवाई कर चुकी है, खुद बिजली विभाग कार्रवाई कर चुका है जब सीधे तौर पे एक मीटर रीडर पैसे मांगता हुआ नजर आया था बिजली के मीटर में बिजली का बिल कम करने के लिए। तो उस स्टेप को देखते हुए भी कई कदम उठाए गए। जी पहले बिल्कुल, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार हर विभाग में कोई ना कोई कदम उठा रही है और शायद यही वजह है कि बिजली विभाग के द्वारा भी अब ये कदम उठाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि अभी बिजली की बड़ी समस्या देखने को मिली थी अमित, अब भविष्य के लिए क्या तैयारी है कि भविष्य में और ज्यादा दिक्कतें ना आए? कोयले की कमी भी यहाँ पर बताई जा रही थी पंजाब में, तो उसके लिए क्या बिजली मंत्री अभी से तैयार हैं? जी बिल्कुल देखिए कोयले के लिए एक बहुत बड़ा इशू है और ये रह सकता है क्योंकि देखिए अभी पीक लोड नहीं आया है। अगर हम कहें कि पंजाब में 10 तारीख के बाद, अच्छी तौर पर कहूँ कि 10 तारीख के बाद पंजाब में बिजली की खपत सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम कहें कि पीक पावर कंजप्शन का टाइम 10 जून से शुरू हो जाएगा और इस चीज को लेके पंजाब सरकार ऑलरेडी अवेयर है। पंजाब सरकार को पता है कि 10 जून से पंजाब में बहुत ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ने वाली है। साथ साथ अगर कहें कि मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म चल रहा है पिछले कुछ दिनों से और जैसे मौसम विभाग ने बताया कि ये चीज कंटिन्यू रहने वाली है तो आम लोग भी बिजली का इस्तेमाल बहुत करने वाले हैं। तो किसान और आम जनता दोनों की जो बिजली की डिमांड है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जून जुलाई में हमें बहुत ज्यादा कंजप्शन देखने को मिलती है। जितनी हमें जरूरत होती है उससे कुछ अगर हम कहें कि मेगा किलोवाट्स में कम हमारा बिजली होती है। तो उस चीज को लेकर कई स्टेप्स उठाए गए। इस बार अगर हम कहें कई नए पावर स्टेशन चालू करने की बात की गई जिसमें 2 पावर स्टेशन रिपेयर करके दोबारा स्टार्ट भी कर दिए गए। तो वही असली मुद्दा कोयले का जाता है, क्या पर्याप्त मात्रा में कोयला हमारे पास होगा? तो इसे कोयला पंजाब को नहीं पूरे भारत में जाना होता है और वो उसकी लिमिटेड सप्लाई ही है। तो इसको लेके जैसे डिमांड की गई थी कि केंद्रीय कोयला मंत्री से बात भी की गई थी बिजली मंत्री अब्दुल हकीम पर उन्होंने बकायदा आश्वासन मिला है कि जितनी पंजाब को जरूरत है हमें 20 कोयले के रैक की पर डे जरूरत पड़ेगी पंजाब में जब पीक सीजन शुरू हो जाता है और अभी चल रहा है। तो 20 से 25 कोयलों के रैक की जो ट्रेन के जो एक रैक होता है उसकी करीब 20 रैक हमें रोजाना चाहिए होंगे। तो उसको लेकर आश्वासन दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि आपको पर्याप्त कोयला मिलता रहेगा। आपको कोयले के चलते एटलीस्ट अगर हम कहें कि बिजली की समस्या नहीं आने वाली। उसके दूसरे कारण बोले कि मेंटेनेंस चल रहे हैं, सबस्टेशन रिपेयर किए जा रहे हैं, नए सबस्टेशन लगाए जा रहे हैं ताकि जितना हो सके उतना तारों पे लोड कम रहे। तो इस सबस्टेशन के जरिए अगर हम कहें कि जो मेन ग्रिड पावर पे जो मेन ग्रिड के ऊपर लोड होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है और लोकल में सप्लाई में जो बिजली लॉस है वो भी कम होता है। कोशिश तो मैक्सिमम की जा रही है पर अब 10 तारीख के बाद क्लियर हो पाएगा क्या कामयाब हुई है पंजाब सरकार या नहीं। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ENB न्यूज। चलिए, राजधानी लाइव की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं और अब खबर लेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से। राज्यसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हुई जिसमें आगे की रणनीति तय की गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार ने मीडिया से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पीयूष गोयल, धनंजय महाडिक और अनिल बोंडे, यह 3 उम्मीदवार महाराष्ट्र से राज्यसभा के चुनावी मैदान में हैं,
राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति को लेकर ये बैठक की गई, जिस पर राज्य के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन माध्यम से इस बैठक का मार्गदर्शन किया। इस दौरान आशीष शेलार ने कहा कि चुनाव में हमारा तीसरा उम्मीदवार जीतेगा ही और शिवसेना के संजय का प्रभाव होगा। चुनाव की सभी तैयारियां और उसकी रणनीति यह अंतिम स्वरूप में फाइनल होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर माननीय अश्विन वैष्णव जी, सम्मान्य रेलवे मंत्री, आईटी मिनिस्टर, उनके उपस्थिति में 2 बैठकें हुई। उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री और उम्मीदवार पीयूष गोयल जी भी उपस्थित थे। जूम पर ऑनलाइन से माननीय विपक्ष के नेता राज्य के देवेंद्र जी ने मार्गदर्शन किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और उनके साथ हम सब प्रमुख नेता उपस्थित थे। इस पूरे चुनाव की संपूर्ण योजना और पूर्व योजना दोनों हमने की है। चुनाव में हमारा तीसरा उम्मीदवार जीतेगा ही और शिवसेना के संजय का पराभव होगा ही, ये बहुत स्पष्ट है। चुनाव की सभी तैयारियां और उसकी रणनीति ये अंतिम स्वरूप में फाइनल होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। राज्यसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए पल्लवी जी, महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार और विपक्ष की तरफ से भाजपा की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार ये कहती है कि उनका उम्मीदवार इस बार जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन वहीं जिस तरह से आशीष शेलार ने अभी बताया कि उनका भी उम्मीदवार यानी कि तीसरा उम्मीदवार अनिल होंडे के बारे में चर्चा हो रही है कि वह जीतेंगे ही जीतेंगे और उनके सामने खड़े शिवसेना के संजय की पराभव होगा, यानी कि संजय राउत की हार होगी। यहाँ संजय राउत को महाभारत का संजय बताया गया है और ये बताया जा रहा है कि महाभारत के इस संजय की इस बार हार सुनिश्चित है, जबकि भाजपा के अनिल बोडे की जीत सुनिश्चित है। इस तरह की तैयारियां भाजपा ने पूरी की है। खासतौर पर भाजपा की तरफ से कल एक कार्यक्रम आयोजन किया। इस आयोजन का जो है मुख्य सूत्रधार पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियों पर चर्चा की और लोगों को मार्गदर्शन किया कि किस तरह से आगे की रणनीति अपनानी है। तीसरे उम्मीदवार की जीत को भारतीय जनता पार्टी इतना सुनिश्चित मान रही है, क्या ये उम्मीद जताई जा रही है या ऐसी संभावनाएं हैं सत्यप्रकाश कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है? देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का लगातार आरोप लगता रहा है जी। इसको लेकर अभी आशीष शेलार का सीधे तौर पर आरोप है कि जिस तरह से शिवसेना हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, अपने विधायकों पर भरोसा न रखते हुए उन्हें एक होटल में रखा गया है और होटल में रखती है। यह शिवसेना की स्टाइल है, लेकिन भाजपा इस तरह की चीजें नहीं करती। भाजपा अपने विधायकों पर भरोसा रखती है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग में अगर शिवसेना भरोसा रखती है तो शिवसेना को हॉर्स के यानी कि घोड़े के तबेले में सोना चाहिए, जिससे उनको रात में हॉर्स ट्रेडिंग का ही सपना आए। अगर वो घर पे सोते हैं तो जाहिर तौर पर अशांति होकर कई और सपने दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में शिवसेना जो है हॉर्स ट्रेडिंग पर बिलीव करती है, भरोसा करती है, लेकिन बीजेपी इस तरह की चीजों में भरोसा नहीं करती। यही वजह है कि बीजेपी अपने विधायकों को होटल में नहीं रखती है बल्कि संपर्क में रखती है। बिल्कुल, आपसे ये भी हम जानकारी चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस कोरोना से संक्रमित हैं, तो ऐसे में वो ऑनलाइन के माध्यम से ही इस बैठक में जुड़े। और बैठक में कौन कौन शामिल था और किस तरह की रणनीति तय की गई है आने वाले समय के लिए? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए पिछले दिनों ही देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर जानकारी दी थी वो कोरोना पॉजिटिव है। इसी लिहाज से उन्हें ऑनलाइन जो है मार्गदर्शन करने का मौका दिया गया था और लगातार वह ऑनलाइन लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे थे। इस दौरान महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के साथ तमाम बड़े मंत्री उपस्थित थे। हालांकि इस दौरान यह चर्चा विशेष की गई कि किस तरह से शिवसेना को हराने के लिए रणनीति बनानी है, यानी कि भाजपा का मुख्य टारगेट जो है शिवसेना के विधायक रहेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरह से भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये कह रही है कि उसका तीसरा उम्मीदवार
जीतेगा ही जीतेगा और संजय राउत की हार सुनिश्चित है। यह बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरह से और किस प्रभाव के तहत ये पूरा चीजें देखी जा रही है, किस एंगल से देखा जा रहा है। हालांकि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि संजय राउत की जीत सुनिश्चित है। अभी फिलहाल शिवसेना ने अपने विधायकों को कहां रखा हुआ है सत्य प्रकाश? देखिए, शिवसेना की तरफ से लगातार संपर्क बनाए हुए तमाम विधायक जो मुंबई के बाहर रहते हैं उन्हें एक होटल में बुलाया जाता है, वहां रखा जाता है। लेकिन जो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप प्रत्यारोप है वो विरोधियों का काम है, वो लगाते रहेंगे। लेकिन शिवसेना की तरफ से कहा जाता है कि जब हमारे विधायक दूर दराज रहते हैं, महाराष्ट्र पुणे में रहते हैं, उन्हें मुंबई में रखने के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है, लेकिन बीजेपी इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देती है। तो इस तरह का आरोप जो है उनका काम है, वो लगाते रहेंगे। लेकिन हमारी जो भूमिका वह स्पष्ट है कि हम अपने तमाम विधायकों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबर की ओर। यमुनोत्री मार्ग पर डामटा के समीप रविवार को हुई बस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने बस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी ईश्वर से कामना की है। उन्होंने घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था के निर्देश भी जिलाधिकारी उत्तरकाशी को दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल के संचालन व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों से भी कंट्रोल रूम के संचालन से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा संचालन में व्यवस्थाओं के साथ ही किसी प्रकार की अनहोनी पर त्वरित राहत संबंधी कार्य संचालित हों, इसके लिए कारगर व्यवस्था बनाई जाए। सभी जनपदों से आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ ही जनपदों के आपदा कंट्रोल रूमों को भी और अधिक सक्रिय किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए। दुर्घटनाग्रस्त हुई बस में सवार लोग मध्य प्रदेश के होने के कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले तो फोन के माध्यम से बातचीत की, उसके बाद खुद शिवराज सिंह चौहान देहरादून पहुंच गए। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। आज बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जो पन्ना मध्य प्रदेश की बस जिसमें ड्राइवर समेत 30 लोग सवार थे, उसमें से अभी तक 25 लोगों की जो है मृत्यु का समाचार मिला है। हमारी तरफ से सभी बचाव के राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर है। माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ भेजी है। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुँच गई है। जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है कि जो भी बचाव के काम हो सकते हैं वो किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनका भी फ़ोन आया है और लगातार हम लोग संपर्क में जो भी जरूरी बचाव के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब।
इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनका रुख कर लेते हैं। अस्करी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जो हादसा यमुनोत्री में हुआ है, इसको लेकर अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए पल्लवी, बिल्कुल पूरे उत्तराखंड को पहला देने वाला ये हादसा है। खासतौर से हम उत्तराखंड की बात करें, तो मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि बस में 30 लोग सवार थे, 30 यात्री सवार थे जो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे थे वाया यमुनोत्री होकर के। तो वहाँ पर रोला क्षेत्र में बड़कोट एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर करीब 250 मीटर की खाई में जो है ये बस गिर जाती है, जिसमें करीब अभी तक जो हमें सूचना मिल रही है 26 से 27 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है और जिसमें करीब 3 लोग जो है वो घायल हैं। तो इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जैसे ही ये सूचना उनको मिली है फौरन रात को ही कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, आपदा कंट्रोल रूम, और वहां पर उन्होंने पूरी तमाम जो तैयारियां उनका जायजा लिया है कि किस तरह से वहां पर राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही बता दूं कि एसडीआरएफ की टीम भी इसमें बहुत निकटता से काम कर रही है। खुद एसडीआरएफ के जो सेना नायक मणिकांत मिश्रा वो इस पर नजरें बनाए हुए हैं, जो एसपी हैं वो इस पर नजरें बनाए हुए हैं, और खुद जो उत्तराखंड पुलिस है वो लगातार जो है इसके लिए रेस्क्यू काम में जो है वो लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है राहत बचाव कार्य चल रहा है। अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है तमाम जो घायल यात्री हैं उनको 50,000 रुपए और जो इस घटना में मृत घोषित हुए हैं उनको 1 लाख रुपए की जो है वो धनराशि मुहैया कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक बेहद बुरी खबर है। इसके साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, उन 30 यात्रियों में जो है ज्यादातर यात्री जो है मध्य प्रदेश के हैं, करीब 27 से 28 यात्री ऐसे माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के हैं। एक यात्री जो है वो अल्मोड़ा के हैं जिनकी डेथ हुई है। तो कहीं ना कहीं बेहद बुरी खबर जो है ये कल शाम से आ रही है और लगातार जो है रेस्क्यू कार्य वहां पर जारी रखा गया है और तमाम जो इंतजामात हैं उसको खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। लगातार आपदा कंट्रोल रूम पर नजरें बनाए हुए हैं कि कहां पर कहीं पर कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। कल ही जैसी सूचना मिली थी तो यहाँ से भी सहसहारा से एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। खुद मणिकांत मिश्रा के दिशा निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पर तमाम जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी एसडीआरएफ की टीम और उत्तराखंड पुलिस के संयुक्त प्रयास से लगातार जो है रेस्क्यू अभियान जारी है और गहरी खाई से शवों का जो निकालने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। हालांकि अभी जो अपडेट मिल रहे हैं उसमें करीब 27 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। अस्करी, जानकारी ये भी है कि रात में ही मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो देहरादून पहुंच गए थे और उनके द्वारा भी राहत एवं बचाव कार्यों को खुद अपनी आंखों से देखा गया। बिल्कुल पल्लवी, देखिए जाहिर है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो देर रात देहरादून आए और आज सुबह जो है उनकी सूचना है ऐसी है कि वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौका वारदात पर गए हैं जहां पर ये घटना हुई है बड़कोट में। तो कहीं ना कहीं चूंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए खुद एक बेहद बुरी खबर है क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका एक फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है, इसका वो निर्वहन कर रहे हैं और वो लगातार जो है इस पर नजरें भी बनाए हुए हैं। वो खुद कल देर रात यहाँ पर पहुंचे और ऐसी भी सूचनाएं हैं कि वो यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल जो एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां पर भी हो गए थे, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं हुई है। जैसी हमारी पुष्टि होती है, इसकी पुष्टि होती है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और आखिरी सवाल है अस्करी, कोई जानकारी अभी मिल पाई है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए पल्लवी, जिस तरह की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, जो परिचालक हैं उनसे कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है और गाड़ी जो है अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई है। हो सकता है ये ओवरलोडिंग का थोड़ा मसला हो या फिर गाड़ी की फिटनेस का मसला हो, लेकिन जो अभी सूचनाएं आ रही हैं गाड़ी का उसमें अनियंत्रित होना बताया जा रहा है। पल्लवी, चलिए, शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं हिमाचल की खबर की ओर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिमला दौरे के बाद हिमाचल बीजेपी 6 और 7 जून को सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर मंथन करेगी। 2 दिवसीय ये मंथन कार्यक्रम आज हमीरपुर से शुरू हो जाएगा। इसके तहत 6 जून यानी कि आज पहले दिन प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक होगी और 7 जून को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी के इस मंथन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन सहित अन्य नेता भाग लेंगे। इस दौरान संगठन को चुस्त दुरुस्त करने और आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मंथन को लेकर बुधवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शिमला के बाद 16 और 17 जून को धर्मशाला आने का कार्यक्रम बन रहा है। इस खबर पर तमाम जानकारी पहुंचाएंगे आप तक। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हिमाचल प्रदेश की खबर से हमने आपको रूबरू करवाया था और अब उस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। प्रदेश बीजेपी के द्वारा 6 और 7 जून को मंथन किया जाएगा, बैठकें चलाई जाएंगी। किस तरह के इन 2 दिनों में कार्यक्रम होने हैं और इन बैठकों में किस नेता के शामिल होने की अभी संभावना है? अभी जो ये 2 दिवसीय जो भाजपा की कोर समिति है, कोर प्रदेश कार्य समिति है, इसकी बैठक आज ये हमीरपुर में शुरू होनी है। और जो ये पहला दिन है आज 6 जून को, तो ये आज कोर कमेटी की बैठक होगी और दूसरे दिन जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें जो है विशेष तौर पे जो है जो मंथन होगा वो मिशन रिपीट को लेकर होगा। और इसमें मैं आपको बताऊं कि जो उत्तर क्षेत्र के जो प्रभारी हैं भाजपा के सौदान सिंह और हिमाचल जो प्रभारी है अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य जो मंत्री है वो भी इसमें भाग लेंगे। तो ये अभी विशेष तौर पे जो है ये मंथन बैठक है हमीरपुर में आयोजित की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल इसमें भाग लेंगे। तो इसमें साफ तौर पे जो है वो भाजपा जो है मंथन करेगी मिशन रिपीट को लेकर। सरकार और सत्ता में जो तालमेल बना के जो चलना है मिशन रिपीट के लिए, उस पर ये विशेष तौर पर विभिन्न सत्रों में इस बैठक को आयोजित किया जाएगा। ये हमीरपुर में जो बैठक होनी है वो दोनों दिन होंगी, 6 और 7 जून 2 दिन क्योंकि बैठकें हो रही हैं, तो दोनों दिन हमीरपुर में ही बैठकें चलेंगी। और अनुराग ठाकुर के आने की भी बात कही जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग ठाकुर भी इसमें भाग लेंगे क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र उनका खुद का संसदीय क्षेत्र भी है और वहाँ के सांसद होने के नाते वो भी इस बैठक में जो कोर समिति है उसमें भाग लेंगे और जो विभिन्न जो विषय हैं उन पर जो चर्चा होगी और खास तौर पे जो रणनीति है, जैसे प्रधानमंत्री के भी फिलहाल पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ शिमला में रैली आयोजित हुई और इसके बाद जो है 15 और 16 तारीख को जो धर्मशाला में जो मुख्य सचिवों का सम्मेलन होने जा रहा है, उसके साथ साथ जो युवा रैली है वो भी धर्मशाला में आयोजित करवाने पर भाजपा इस मंथन बैठक में फैसला ले सकती है। अगर युवा रैली आयोजित की जाती है धर्मशाला में तो उसमें मुख्यमंत्री के भाग लेने की संभावना। और इसके अलावा जो आपको बताएं कि जो मंथन बैठक है उसमें विशेष तौर पे जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको लेके जो केंद्रीय मंत्री है, बड़े जो नेता है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है और क्या बोलते जेपी नड्डा है, तो इनको विशेष तौर पे जो आमंत्रित करके प्रदेश के कोने कोने में अलग अलग भागों में रैली करके माहौल बनाने के अपने पक्ष में बनाने के लिए भाजपा प्रयास करेगी। और इसी के लिए इन बैठकों में इस जो बैठक है 2 दिन की, इसमें विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। इस तरह की जानकारी मिल रही है टीना जी कि शिमला के बाद अब धर्मशाला आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब उनका ये कार्यक्रम प्रस्तावित है और क्या आधिकारिक रूप से इसके लिए जानकारी साझा की गई है? जी, इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की गई है। 15 और 16 जून को 16 और 17 जून को उनका जो है मुख्य सचिवों का सम्मेलन है। पूरे देश से जो है मुख्य सचिव हैं जो धर्मशाला पहुंचेंगे और वहां पर ये एक बड़ा सम्मेलन मुख्य सचिवों का जो होगा उसको जो है संबोधित करेंगे। उसमें जो भाग लेंगे मुख्यमंत्री
सॉरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें भाग लेंगे और प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा रहेगा। एक रात वो हिमाचल ठहरेंगे, 16 को वो पहुंचेंगे, 16 को बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद 16 की रात वो हिमाचल रुकेंगे और 17 को जो है भाग में लेके वहीं से वो दिल्ली लौट जाएंगे। तो इसी जो मुख्य सचिवों के सम्मेलन को जो संबोधित करने प्रधानमंत्री हिमाचल आ रहे हैं, तो इसी को जो भाजपा है युवा जो रैली है उसके साथ भी अटैच करना चाहती है। तो उनकी कोशिश है कि धर्मशाला में एक बड़ी युवाओं की जो 1 लाख से अधिक की रैली है वो उनको आयोजित करे और उसमें जो है उस रैली को जो है प्रधानमंत्री खुद संबोधित करें। टीना जी, इस समय हिमाचल प्रदेश बड़े बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है। ये सरकारी कार्यक्रम है, इसकी वजह सिर्फ हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को माना जाए। रिज मैदान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, अब सचिवों के सम्मेलन को भी धर्मशाला में आयोजित करवाया जा रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। विधानसभा चुनाव की पिच तैयार की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि हिमाचल से भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, दोनों बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। और पिछले जो चुनाव हुए हैं वहाँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड है, जिस तरह भाजपा ने वहाँ पे रिपीट किया है, वो दबाव कहीं ना कहीं हिमाचल में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हिमाचल में एक परिपाटी रही है कि यहाँ कभी सरकार रिपीट नहीं हुई। तो इसको लेके जो है भाजपा कहीं ना कहीं जो बड़ा जो हाईकमान है भाजपा का, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिमाचल जो है रिपीट करना चाहता है। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दौरे, क्योंकि हिमाचल में आपने देखा होगा केंद्र सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां यहाँ मनाएगी, मुख्य सचिवों का जो सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा है, ये पहली बार है कि हिमाचल को इतने बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी मिली है। वो इसीलिए है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है वहां पे जो यहाँ की जनता, उनको सीधा संदेश ये जाए कि जो नरेंद्र मोदी है उनका जो रिश्ता है हिमाचल से ज्यादा गहरा है, और अगर भाजपा यहाँ पे रिपीट करती है तो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो है और ज्यादा अच्छा वो हिमाचल को बड़ी और सौगातें दे सकेंगे। चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।